हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने चैनल एक स्तर बायोलॉजी में स्वागत। अपन पढ़ रहे थे 12th बायोलॉजी का 11वां चैप्टर श्वसन, जिसमें अपन ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया था। आज का अपना टॉपिक रहेगा क्रेब्स चक्कर। तो आज अपन जानते हैं क्रेब्स चक्कर क्या होते हैं, क्रेब्स चक्कर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्रेब्स चक्कर, क्रेब्स चक्कर के अलावा इसको दूसरा नाम क्या होता है, इसको टीसीए चक्कर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टीसीए चक्कर भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको सिट्रिक अम्ल भी बोलते हैं, सिट्रिक अम्ल चक्कर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी बताऊंगा आपको। इसको टीसीए चक्कर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके दौरान जो क्रेब्स चक्कर है इसके दौरान 3 कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं। कितने? 3 क्या पाए जाते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं इस चक्कर के दौरान। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टीसीए चक्कर बोलते हैं, टेट्रा कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका पूरा नाम क्या है, टेट्रा कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 क्या पाए जाते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेट्रा कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। उसके अलावा दूसरा नाम इसका सिट्रिक अम्ल चक्कर। तो सिट्रिक अम्ल चक्कर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके दौरान जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है, प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, सिट्रिक अम्ल बोलते हैं, सिट्रिक अम्ल बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिट्रिक अम्ल चक्कर। और उसको क्रेब्स चक्कर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, वैज्ञानिक हैंस क्रेब्स ने की थी। किसने की थी, वैज्ञानिक हैंस क्रेब्स ने की थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्कर बोलते हैं। ठीक है, किसके अंदर की थी, तो कबूतर की कोशिका के अंदर। किसके अंदर की थी, कबूतर की कोशिका के अंदर। और कौन सी कोशिका के अंदर किया था, पेक्टोरल कोशिका के अंदर। कौन सी कोशिका के अंदर खोजा गया था इसको, पेक्टोरल, कबूतर की पेक्टोरल कोशिका के अंदर किसको खोजा गया था, क्रेब्स चक्कर को खोजा गया था। किसने खोजा था, हेंस क्रेब्स ने खोजा था, इसलिए इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसलिए इसको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था, नोबेल पुरस्कार किनको मिला था, हेंस क्रेब्स को मिला था। ठीक है, उसके अलावा क्रेब्स अगर चलता कहां है, तो ये कौन सी कोशिका के अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। ठीक है, और इसके दौरान जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, सिट्रिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, सिट्रिक अम्ल बनता है, जो कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का होता है। और अंतिम उत्पाद क्या बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। क्या बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। चलो इसको दोबारा देखिए, क्रेब्स चक्कर, इसको क्रेब्स चक्कर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, हेंस क्रेब्स ने की थी। किसने की थी, हेंस क्रेब्स ने की थी। इसके अलावा इसका दूसरा नाम है टीसीए, टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको क्यों बोलते हैं टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसके अंदर क्या पाए, 3 कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसका नेक्स्ट नाम है सिट्रिक अम्ल चक्कर। सिट्रिक अम्ल चक्कर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके दौरान जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, सिट्रिक अम्ल बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिट्रिक अम्ल चक्कर बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसने हेंस क्रेब्स ने खोज की थी, किसके अंदर की थी, कबूतर की कोशिका के अंदर। और कबूतर की कौन सी कोशिका के अंदर, पेक्टोरल कोशिका के अंदर खोजा गया था। ठीक है, और ये किसके अंदर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। किसके अंदर चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, उसके अलावा प्रथम स्थायी उत्पाद सिट्रिक अम्ल और अंतिम उत्पाद क्या बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। क्या बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऐसे बोल सकते हैं, प्रथम उत्पाद सिट्रिक अम्ल और अंतिम उत्पाद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। अब इसके अलावा इसका देखते हैं, क्रेब्स चक्कर को देखते हैं। ठीक है, देखिए क्रेब्स चक्कर, और एक पॉइंट और, क्रेब्स चक्कर में 4 बार क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। 4 बार क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अब देखिए इसके चक्कर को समझते हैं, क्रेब्स चक्कर की शुरुआत कहां से होती है। इससे पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था हमने कि ऑक्सी श्वसन के अंदर, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे थे, उसके बाद में पढ़ा था वायवीय ऑक्सीकरण पढ़ा था। क्या पढ़ा था, वायवीय ऑक्सीकरण पढ़ा था, कि किसका वायवीय ऑक्सीकरण पढ़ा था, पायरुविक अम्ल का, पायरुविक एसिड का पढ़ा था। देखिए अपन ने लास्ट में पढ़ा था पायरुविक अम्ल, पायरुविक अम्ल जो किसमें टूट रहा था, किसमें टूट रहा था, एसिटिल को एंजाइम बना रहा था। क्या बना रहा था, एसिटिल को एंजाइम ए का निर्माण कर रहा था, और इसमें साथ में क्या जुड़ रहा था, को एंजाइम ए जुड़ रहा था। ठीक है, और साथ में किसका निर्माण हो रहा था, NAD के द्वारा किसका निर्माण हो रहा था, NADH2 का निर्माण हो रहा था। और ये प्रोसेस कहां पे हो रही थी, तो ये मान लो अपने कोशिका पड़ी थी, ये कोशिका है। ठीक है, इस कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो सबसे पहले पायरुविक अम्ल का निर्माण कहां पे हो रहा था, कोशिका के साइटोप्लाज्म के अंदर। कहां हो रहा था, कोशिका के साइटोप्लाज्म के अंदर। ये कौन सा इसका साइटोप्लाज्म भाग था,
जैसे ही ग्लूकोज इसके अंदर प्रवेश कर रहा था, किसमें टूट रहा था? पायरुविक अम्ल में टूट रहा था। किसमें टूट रहा था? पायरुविक अम्ल में टूट रहा था। अब ये पायरुविक अम्ल आगे किसमें टूट रहा था? एसिटिल कोएंजाइम ए में टूट रहा था। कैसे टूट रहा था कि जैसे ही इसके साथ प्रवेश करेगा, किसके अंदर प्रवेश करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करेगा, उससे पहले इसके साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम पाया जाता है कोएंजाइम ए, जो किसके साथ जुड़ेगा? पायरुविक अम्ल के साथ जुड़ेगा। और ये माइटोकॉन्ड्रिया की दूसरी कौन सी? उसकी आंतरिक परत, एक बाहरी और दूसरी कौन सी? उसकी आंतरिक परत, और दोनों के मध्य क्या पाया जाता है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश पाया जाता है। जैसे ही इसके अंदर प्रवेश करेगा तो ये किसका निर्माण करेगा? एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण करेगा। जो पायरुविक अम्ल था वो कितने कार्बन का था? 3 कार्बन का था। लेकिन यहां से ये क्या करेगा कि इसके मैट्रिक्स भाग में एक CO2 क्या कर देगा? मुक्त कर देगा। एक CO2 क्या कर देगा? मुक्त कर देगा। और एक CO2 मुक्त करने के बाद जो उत्पाद बनेगा वो कितने कार्बन का बनेगा? 2 कार्बन का। ये कितने कार्बन का था? 3 कार्बन का, क्योंकि इसने एक CO2 यहाँ पे मैट्रिक्स वाले भाग में क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। और मुक्त करने के बाद किसका निर्माण? एसिटिल कोएंजाइम, जो कितने कार्बन का था? 2 कार्बन का था। अब इसके बाद पश्चात क्या चलेगा? क्रेब्स चक्कर चलेगा। इसके पश्चात क्या चलेगा? क्रेब्स चक्कर। वो कैसे कार्य करेगा वो देखते हैं। और साथ में यहाँ पे किसका निर्माण? NaDH2 का निर्माण हो रहा है, जो क्रेब्स चक्र के अंदर काउंट नहीं होती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से CO2 क्या हो रही है? एक मुक्त हो रही है। अब ये आगे कैसे चलेगा उसको देखते हैं अपन। देखिए, अपने को पता है कि अपने पास कितने कार्बन का उत्पाद है? 2 कार्बन का उत्पाद है। कितने कार्बन का उत्पाद है? 2 कार्बन का उत्पाद। और 2 कार्बन के उत्पाद से अपने का नेक्स्ट उत्पाद, प्रथम स्थायी उत्पाद नहीं बना सकते, क्योंकि अपने पास टोटल 6 कार्बन होंगे, तभी क्या बनेगा? प्रथम स्थायी उत्पाद बनेगा। तो पीछे आप याद करिए, प्रकाश पोषण में, प्रकाश लेने वाले चैप्टर में अपने पढ़ा था। ठीक है, C4 चक्कर पढ़ा था, जिसमें प्रथम स्थायी उत्पाद क्या बना था? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन रहा था। याद है आपको? प्रकाश लेने वाले चैप्टर में पढ़ा था अपने C4 चक्कर के अंदर, जिसके अंदर जो प्रथम स्थायी उत्पाद क्या बना था? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना था, जो कितने कार्बन का था? 4 कार्बन का। कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। और अपने को कितने कार्बन चाहिए? 4 कार्बन चाहिए। तो यहाँ से 4 कार्बन कहां से आएगी? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के पास से आएगी। किसके पास? एसिटिल कोएंजाइम के साथ। टोटल कार्बन कितने होंगे अपने पास? दोनों के 6 कार्बन होंगे। और 6 कार्बन से क्या बन जाएगा? प्रथम स्थायी उत्पाद बन जाएगा। और 6 कार्बन से जो नेक्स्ट प्रथम स्थायी उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा? सिट्रिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? सिट्रिक अम्ल, जो क्या होता है? प्रथम स्थायी उत्पाद होता है, सिट्रिक अम्ल बनेगा। ठीक है, और सिट्रिक अम्ल के ये कितने कार्बन का बनेगा? 6 कार्बन का। कितने कार्बन का बनेगा? 6 कार्बन का। 6 कार्बन का कैसे बना? क्योंकि एसिटिल कोएंजाइम कितने कार्बन का था? 2 कार्बन का। और 4 कार्बन कहां से आए अपने पास? C4 चक्कर के द्वारा। किसके पास से आए? C4 चक्कर, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो प्रथम स्थायी उत्पाद था उसके पास। टोटल कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन। और 6 कार्बन से क्या बन गया? प्रथम स्थायी उत्पाद क्या बना? सिट्रिक अम्ल बना। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद में जो नेक्स्ट उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा? सिस एकोनिडेज बनेगा। क्या बनेगा? सिस एकोनिडेज बनेगा। किसके द्वारा? एकोनिडेज बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? सिस एकोनिडेज के द्वारा। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा कार्य करेगा? एकोनिडेज करेगा। कौन सा करेगा? एकोनिडेज करेगा। यहाँ से समझना कि सबसे पहले अपने पास 2 कार्बन का तो अपने पास उत्पाद था एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए कितने कार्बन का था? 2 कार्बन का। लेकिन अपने को 6 कार्बन चाहिए, तभी क्या बनेगा? प्रथम स्थायी उत्पाद बनेगा। तो 4 कार्बन अपने को और चाहिए, तो सीधे 4 कार्बन तो वातावरण से नहीं मिल सकते, इसलिए अपन 4 कार्बन कहां से लेंगे? C4 चक्कर के द्वारा। किसके द्वारा लेंगे? C4 चक्कर के द्वारा। क्योंकि C4 चक्कर में जो प्रथम स्थायी उत्पाद बन रहा था वो कितने कार्बन का बन रहा था? 4 कार्बन का। कितने कार्बन का बन रहा था? 4 कार्बन का बन रहा था। और 4 और 2 टोटल कार्बन कितने हो गए? 6। और 6 कार्बन से क्या बनेगा अपने पास? सिट्रिक अम्ल बनेगा, जो कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट उत्पाद क्या बनेगा? सिस एकोनिडेज बनेगा। क्या बनेगा? सिस एकोनिडेज। और सिस एकोनिडेज के साथ में एंजाइम कौन सा कार्य करेगा? तो एकोनिडेज करेगा। कौन सा करेगा? एकोनिडेज। इसके बाद में देखो यहां तक ये भी कितने कार्बन का बन रहा है? 6 कार्बन का। सिट्रिक अम्ल। देखो यहाँ पे मैंने ट्रिक नहीं बताया, ट्रिक बता देता हूं आपको। इसकी ट्रिक क्या होगी? ट्रिक देखिए, क्रिकेट क्लब इंडिया ऑफ्टन कीप स्मार्ट सिक्योरिटी। क्रिकेट क्लब इंडिया ऑफ्टन कीप स्मार्ट सिक्योरिटी फॉर मैन ऑफिस
चलो मैं इसका पूरा नाम बता दूं। क्रिकेट से अपने पास क्या बन गया, सबसे पहले सीसिन सिट्रिक अम्ल, फिर उसके बाद में क्या बनेगा सिस एकोनिडेज, ठीक है। फिर उसके बाद आई से क्या बनेगा आइसोसिट्रिक अम्ल, फिर क्या आपसे क्या बनेगा ऑक्सैलोसिट्रिक अम्ल, फिर की से क्या के से क्या बनेगा अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल, फिर एस से क्या बनेगा सक्सेनिक को एंजाइम ए, फिर एस से क्या बनेगा सक्सेनिक अम्ल, फिर एफ से क्या बनेगा फ्यूमेरिक अम्ल, और एम से क्या बनेगा मैलिक अम्ल, और एफ से क्या बनेगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ये होगी इसकी ट्रिक। चलो फिर इसको ट्रिक से देखते हैं। सबसे पहले अपने पास क्रिकेट से यहां से सी लेना है, सी से क्या बना सिट्रिक अम्ल, फिर दूसरे सी से क्या बना अपने पास सिस एकोनिडेज बना, कितने कार्बन का बना 6 कार्बन का। फिर नेक्स्ट अपने पास क्या है आई से क्या बनेगा अपने पास आइसो सिट्रिक अम्ल, क्या बनेगा आइसोसिट्रिक अम्ल बनेगा, सिट्रिक अम्ल बनेगा। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा कार्य करेगा, तो डीहाइड्रोजिनेज कार्य करेगा। कौन सा एंजाइम कार्य करेगा, डीहाइड्रोजिनेज कार्य करेगा। यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेज कार्य करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए आइसोस के बाद क्या बनेगा अपने पास ओ से क्या बनेगा ऑक्सैलो बनेगा, क्या बनेगा ऑक्सैलो सक्सेनिक अम्ल, ऑक्सैलो सक्सेनिक अम्ल बनेगा, जो कितने कार्बन का बनेगा 6 कार्बन का। ये भी कितने कार्बन का 6 कार्बन का, ये भी कितने कार्बन का बनेगा 6 कार्बन का बनेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना कि उसके बाद में यहाँ पे मेरे पास 6 कार्बन के बने उत्पाद, लेकिन अंतिम उत्पाद मेरे को क्या बनाना है 4 कार्बन का बनाना है। कितने कार्बन का बनाना है 4 कार्बन का। तो अपने 2 कार्बन क्या करने पड़ेंगे मुक्त करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे 2 कार्बन मुक्त करने पड़ेंगे। तो 2 कार्बन मुक्त करेंगे तो सबसे पहले जो कार्बन मुक्त होगा वो किसके पास होगा ऑक्सैलो के पास। यहाँ से कैसे होगा वो देखिए कि यहाँ से एक कार्बन यहाँ पे अपन क्या कर देंगे इसको बाहर मुक्त कर देंगे, एक कार्बन क्या कर देंगे बाहर मुक्त कर देंगे। बचेगा कितने कार्बन 5 कार्बन का, और 5 कार्बन का उत्पाद क्या बनेगा अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल, क्या बनेगा अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल बनेगा, क्या बनेगा अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल बनेगा। कितने कार्बन का बनेगा 5 कार्बन का बनेगा, कितने कार्बन का बनेगा 5 कार्बन का बनेगा। लेकिन जो अंतिम ये उत्पाद था ये कितने कार्बन का था 6 कार्बन का, और अपने क्या कर दिया एक कार्बन बाहर मुक्त कर दिया। जो नेक्स्ट उत्पाद क्या बना 5 कार्बन का बना। फिर अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल के बाद में नेक्स्ट उत्पाद क्या बनेगा, यहां से देखिए एस से क्या बनेगा सक्सेनिक कोएंजाइम ए, क्या बनेगा सक्सेनिक या सक्सेनिल बोल सकते हैं इसको, सक्सेनिल कोएंजाइम ए। एक कार्बन फिर यहां से और मुक्त कर देंगे। जो उत्पाद बनेगा कितने कार्बन का बनेगा 4 कार्बन का, और अपने को अंतिम उत्पाद कितने कार्बन का चाहिए तो 4 कार्बन का। अपने 2 कार्बन यहाँ पे क्या कर दिए मुक्त कर दिए, जिससे अपने पास उत्पाद कितने कार्बन का बन गया 4 कार्बन का बन गया, और अपने को अंतिम उत्पाद कितने कार्बन का चाहिए तो 4 कार्बन का चाहिए, ठीक है। फिर सक्सेनिक कोएंजाइम के बाद में यहाँ पे क्या होगा कौन सा एंजाइम कार्य कर रहा है कार्बोक्सिलिकन, कौन सा हो रहा है कार्बोक्सिलिकन। यहाँ पे भी कौन सा हो रहा है डीहाइड्रोजिनेज हो रहा है, कौन सा हो रहा है डीहाइड्रोजिनेज। मैंने बताया था कि कार्बोक्सिल क्रेब्स चक्र पूरे क्रेब्स चक्र के दौरान क्या होगा 4 बार ऑक्सीकरण होगा, एक बार ये हो रहा है दूसरी बार यहाँ पे हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए सक्सेनिक कोएंजाइम के बाद में नेक्स्ट उत्पाद क्या बनेगा एस से क्या बनेगा सक्सेनिक अम्ल बनेगा, क्या बनेगा सक्सेनिक अम्ल बनेगा। कितने कार्बन का बनेगा 4 कार्बन का, कितने कार्बन का 4 कार्बन का, क्योंकि अब तो अपने को अंतिम उत्पाद कितने का चाहिए 4 कार्बन की चाहिए। फिर उसके बाद में सक्सेनिक के बाद में क्या बनेगा फ्यूमेरिक अम्ल बनेगा, क्या बनेगा फ्यूमेरिक अम्ल बनेगा, फ्यूमेरिक अम्ल बनेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा डीहाइड्रोजिनेज होगा, ठीक है। एंजाइम कौन सा होगा डीहाइड्रोजिनेज। फ्यूमेरिक के बाद में नेक्स्ट क्या बनेगा मैलिक बनेगा, क्या बनेगा मैलिक अम्ल। यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा फ्यूमरेज हो गया, फ्यूमरेज मैलिक अम्ल। फिर मैलिक अम्ल के बाद में अंतिम उत्पाद क्या बनेगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, और यहाँ पे कौन सा हो गया डीहाइड्रोजिनेज हो गया। एक डीहाइड्रोजिनेज, दूसरा यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेज, तीसरा यहाँ पे, और चौथा कहाँ पे हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है डीहाइड्रोजन। मैंने शुरुआत में बताया था क्रेब्स चक्र के अंदर कितनी बार 4 बार क्या होता है ऑक्सीकरण होता है। चलो इस चक्कर को दोबारा देखते हैं। सबसे पहले अपने पास क्या था पायरुविक अम्ल, जो किसके पायरुविक अम्ल के किसका निर्माण हो रहा था ग्लूकोज के द्वारा, किसका निर्माण था पायरुविक अम्ल का निर्माण हो रहा था, किसके द्वारा ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रम के द्वारा। मैंने बताया था ग्लाइकोलाइसिस क्या था कि ग्लूकोज के अणु का टूटना और किसका निर्माण करना पायरुविक अम्ल का निर्माण करना क्या कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। अपने पढ़ा था नीचे। फिर पायरुविक अम्ल का निर्माण हो रहा था, पायरुविक अम्ल के बाद में किसका निर्माण एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण। ये कहां पे हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, लेकिन इसका पूर्णतः निर्माण कहां हो रहा है मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहां से मिल किसके साथ रहा है पायरुविक अम्ल किसके साथ मिल रहा है कोएंजाइम ए के साथ मिल रहा है, इसके साथ जोड़ेगा फिर किसका निर्माण करेगा एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण करेगा।
लेकिन अपने पास कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, लेकिन यहाँ पे एक मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, कार्बन मुक्त हो जाएगा, इसलिए उत्पाद कितने कार्बन का बनेगा, 2 कार्बन का बनेगा, और यहाँ पे साथ में किसका निर्माण होगा, NaDH2 का निर्माण होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने पास 2 कार्बन है, लेकिन 2 कार्बन से प्रथम स्थायी उत्पाद नहीं बनता, इसलिए अपने को 4 कार्बन और चाहिए। तो 4 कार्बन अपने को कहां से मिलेंगे, C4 चक्कर के द्वारा। C4 चक्कर के दौरान जो प्रथम स्थायी उत्पाद था वो कितने कार्बन का था, 4 कार्बन का था। 4 कार्बन का क्या था, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, और इन दोनों से किसका निर्माण होगा, सिट्रिक अम्ल, जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनेगा। क्या बनेगा, प्रथम स्थायी उत्पाद बनेगा, ठीक है। फिर सिट्रिक अम्ल के बाद में यहाँ पे एंजाइम कौन सा कार्य करेगा, एकोनिडेज कार्य करेगा, जिसके दौरान नेक्स्ट उत्पाद क्या बनेगा, सिस एकोनिडेज बनेगा। क्या बनेगा, सिस एकोनिडेज। फिर सिस एकोनिडेज के द्वारा नेक्स्ट उत्पाद क्या बनेगा, आइसोसिट्रिक अम्ल। क्या बनेगा, आइसोसिट्रिक अम्ल, और यहाँ पे एंजाइम कौन सा कार्य करेगा, डीहाइड्रोजिनेज करेगा। कौन सा करेगा, डीहाइड्रोजिनेज। फिर आइसोसिट्रिक अम्ल के बाद में क्या बनेगा, ऑक्सैलोसक्सेनिक अम्ल। यहां से हमको इसको ट्रिक से याद करना है, सी से सिट्रिक अम्ल, सी से सिस एकोनिडेज, फिर आई से आइसोसिट्रिक अम्ल, ओ से ऑक्सैलोसक्सेनिक अम्ल, एल के से अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल, फिर एस से सक्सेनिक कोएंजाइम, फिर एस से सक्सेनिक अम्ल, फिर एम एफ से फ्यूमेरिक अम्ल, एम से मेलिक अम्ल, ओ से ऑक्सैलिक अम्ल। अपने को इसको ट्रिक से, पूरे ट्रिक से याद करना है, ठीक है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, अपने को सिर्फ ट्रिक से समझना है, इसको पूरी चीज को समझना है ध्यान से, ठीक है। फिर ऑक्सैलोसक्सेनिक अम्ल के बाद में क्या बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि अपने पास उत्पाद 6 कार्बन के बन रहे हैं, लेकिन अंतिम उत्पाद कितने कार्बन का चाहिए, 4 कार्बन का चाहिए। तो 2 कार्बन क्या करने पड़ेंगे, मुक्त करने पड़ेंगे। तो एक कार्बन कहां से होगा, ऑक्सैलोसक्सेनिक अम्ल से क्या होगा, एक कार्बन मुक्त हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट उत्पाद कितने कार्बन का बने, एक कार्बन मुक्त हो गया, कार्बन कितने थे, 6, एक मुक्त हो गया, बचे कितने, 5, और 5 का उत्पाद क्या बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल बनेगा। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा कार्य करेगा, तो कार्बोक्सिलेज। कौन सा करेगा, कार्बोक्सिलेज। फिर एक कार्बन और मुक्त करने का पड़ेगा, तो अपने को अंतिम उत्पाद 4 चाहिए ना, 4 कार्बन का, तो एक कार्बन यहाँ से और मुक्त हो गया, तो क्या बनेगा, सक्सेनिक कोएंजाइम। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम करेगा, डीहाइड्रोजिनेज कार्य करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सक्सेनिक कोएंजाइम के बाद में क्या बनेगा, सक्सेनिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, सक्सेनिक अम्ल, और सक्सेनिक अम्ल के बाद में नेक्स्ट क्या बनेगा, फ्यूमेरिक अम्ल, फ्यूमेरिक के बाद क्या बनेगा, मेलिक अम्ल बनेगा। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा करेगा, फ्यूमरेज, यहाँ पे क्या हुआ, डीहाइड्रोजिनेज हुआ। फिर एंड में यहाँ पे भी क्या हुआ, डीहाइड्रोजिनेज। कितनी बार हुआ डीहाइड्रोजिनेज, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे 2, और एक बार यहाँ पे 3, और एक 4 बार डीहाइड्रोजिनेज हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये तो था पूरा क्रेब्स चक्कर, लेकिन इसके दौरान में साथ में किसका निर्माण होता है, एटीपी ऊर्जा का भी निर्माण होता है। वो कैसे होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, ये तो पहले ही हो गया, ये तो क्रेब्स चक्कर का भाग नहीं है ना, ऐसा पहले का हो गया, ठीक है। तो सिट्रिक अम्ल, फिर सिस एकोनिडेज, फिर आइसो और ऑक्सैलो के मध्य, किसके मध्य, आइसो और ऑक्सैलो के मध्य किसका निर्माण होगा, NaDH2 का। किसका निर्माण होगा, NaDH2 का निर्माण किसके द्वारा होगा, NAD के द्वारा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक यहाँ पे होगा, NAD के द्वारा किसका निर्माण होगा, NaDH2 का निर्माण। किसका निर्माण होगा, NaDH2 का निर्माण होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे होगा किसका, यहाँ पे होगा किसका निर्माण होगा, लेकिन फिर यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक NaDH2 यहाँ पे बना, एक यहाँ पे बना, एक यहाँ पे, अपने को टोटल कितने बनाने, पूरे कितने 4, लेकिन इसके अंदर कितने बनाने, सिर्फ 3 बनाने। कितने बनाने, 3। और यहाँ पे किसका निर्माण होगा, FADH2 का निर्माण। किसका निर्माण, FADH2 का निर्माण। और यहाँ पे किसका निर्माण होगा, GTP का निर्माण। किसका निर्माण, GTP का, किसके द्वारा, GDP प्लस IP के द्वारा, GDP प्लस IP के द्वारा। और एक NaDH2 का काफी निर्माण होगा अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल के बाद में, और सक्सेनिक कोएंजाइम के मध्य में निर्माण होगा NaDH2 का निर्माण। अब देखिए टोटल, देखिए अपने पास एक NaDH2, 2 NaDH2, 3 NaDH2। NaDH2 के कितने अणु बन रहे हैं अपने पास, 3 बन रहे हैं। कितने मान बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। FADH2 का कितना बन रहा है, 1 अणु बन रहा है। और GTP का कितना बन रहा है, 1 अणु बन रहा है। अब देखिए इनके अंदर ATP कितनी होती है, तो NaDH2 को मैंने पीछे भी बताया था कि NaDH2 के 1 अणु के अंदर कितनी ATP होती है, 3 ATP। कितनी ATP, 3 ATP। तो अणु कितने बार बन रहे हैं अपने पास, 3 बन रहे हैं, तो कितनी ATP होगी, 9 ATP होगी। समझ में आ रहा है ना, मैंने बताया था कि NaDH2 के 1 अणु के अंदर कितनी ATP होती है, 3 ATP। तो कितनी होगी टोटल, 9 ATP। फिर उसके बाद में FADH2 के 1 अणु के अंदर कितनी ATP होती है, 2 ATP। अणु कितने हैं अपने पास, 1, तो टोटल कितनी होगी अपने पास, 2 हो गई। और GTP के अंदर कितनी होती है, 1 ATP। टोटल कितनी होगी, 12 ATP। तो एक क्रेब्स चक्र के दौरान कितनी ATP का निर्माण हो गया, 12 ATP का निर्माण। ऐसे बोलेंगे कि पाइरुविक अम्ल के दौरान या एसिटिल कोएंजाइम के दौरान कितने एटीपी का निर्माण हो गया, 12 एटीपी का निर्माण। ये 3 एटीपी इसके अंदर काउंट नहीं, अगर पूरे के अंदर पूछे ना
पूरे के अंदर कितनी एटीपी का, तो टोटल कितनी होगी 15। लेकिन पायरुविक अम्ल के एक अणु या एसिटिल कोएंजाइम के एक अणु के द्वारा कितनी एटीपी का निर्माण होता है, तो 12 एटीपी का निर्माण होता है, और पूरे के द्वारा कितनी एटीपी का, 15 एटीपी का। फिर ये 3 एटीपी इसके साथ क्या होगी, काउंट होगी। ये था अपना क्रेब्स चक्कर। अब इसके बाद में आता है क्रेब्स चक्कर का सारांश। इसका सारांश क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि जो क्रेब्स चक्र के दौरान NADH2 व FADH2 व GTP का निर्माण हो रहा है, ये GTP आगे चलकर किसके अंदर, ETS के अंदर। इसके बाद तीसरा कौन सा पढ़ेंगे, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, जिसके दौरान वो क्या होगी, पूर्ण रूप से प्रदर्शित होगी। वो पूर्ण रूप से क्या होगी, प्रदर्शित होगी। कौन सी, NADH2 के अणु, FADH2 के अणु और GTP के अणु क्या होगी, प्रदर्शित होंगे। ठीक है। उसके अलावा क्रेब्स चक्र के एक क्रेब्स चक्र के दौरान कितने बार, 4 बार क्या होता है, इसके अंदर ऑक्सीकरण होता है। 4 बार क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। फिर उसके अलावा इसके अंदर जो अन्य पूरे चक्र के दौरान अन्य उत्पाद भी बनते हैं, जो आगे क्या होते हैं, कार्यशील होते हैं। आगे क्या चलकर क्या होते हैं, कार्यशील। देखिए NADH2 बन रहा है, FADH2 बन रहा है और GTP बन रहा है, जो आगे चलकर ETS के अंदर क्या होगा, ATP ऊर्जा का क्या करेगा, निर्माण करेगा। ये बना था क्रेब्स चक्र। फिर उसके बाद में आता है क्रेब्स चक्र का महत्व, जिसे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद में ETS जो उसके साथ में ही आएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है। धन्यवाद।